हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप सबके सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, बिंदास हो गए और जीवन को नई उम्मीद, नई तरंगों के साथ जी रहे होगे। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया है। बड़े प्यारे हो तुम लोग। मतलब क्या ही कहें, क्या ही कहें, क्या ही कहें। हाय, दिल खुश हो गया सच में। एंड स्पेशल थैंक्स टू सुंबल एंड गुलनाज। थैंक्स यारा, आप दोनों सच में बहुत क्यूट, बहुत प्यारे और बहुत स्वीट हो। और आपकी विशेष हाय दिल पे लगे डायरेक्ट। दिल, फेफड़ा, सीना, गुर्दा सब जीत लिया तुम दोनों ने। खूब जियो यार, खूब मस्त रहो, बिंदास रहो और जीवन में जो चाहो वो पाओ, लेकिन सब अच्छी चीजें। थैंक यू ऑल, सीरियसली आई एम ब्लेस्ड, ओनली ग्रेटिट्यूड। आई लव यू ऑल। तो चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। बक फिर कभी कर लेंगे। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा को आखिरकार अपने इश्क का रियलाइजेशन हो जाता है। और कहते हैं ना कि जब रियलाइजेशन किसी चीज की हिट करती है तो बेहद गंभीर तरीके से हिट करती है, इतने कि आपको सुकून का पल तो नहीं मिलता है। तो चलिए आगे की कहानी देखते हैं। कई दिन इसी तरह बीते। आयशा अब शांत रहने लगी थी। हालांकि ऊपरी शांति से अंदर की शांति का कोई कनेक्शन नहीं होता। कई दिनों बाद आयशा अब अपने काम पर भी लौटी थी, पर कीबोर्ड की आवाज में वो चुभन नहीं थी जो अब उसके माया की खामोशी में नजर आ रही थी। ऑफिस का काम वही था, लेकिन दीवारें जैसे बदल गई थी। हर कोना, हर फाइल, हर कॉफी मग जैसे उसे टोक रहा हो, जैसे उससे पूछ रहा हो कि आखिर तू किससे भाग रही है। उसे एक ही चेहरा याद आता था, माया सहगल। पर उस नाम तक पहुंचना किसी पुराने बर्फीले रास्ते को फिर से खोदने जैसा था। और आखिरकार जब वो अपने काम में संलिप्त थी तो विवेक उसके पास आता है। कुर्सी पर बैठते हुए वो आयशा की तरफ बस देखे जा रहा था और आयशा नजरें झुकाए उससे पूछती है, विवेक, माया के बारे में कुछ पता है? विवेक रुकता है और उसकी तरफ से नजरें हटाता हुआ कहता है, काफी दिन हो गए, तूने पूछा नहीं, अब पूछ रही है। आयशा की नजरें ऊपर उठी, हिम्मत नहीं थी, अब है। तभी विवेक कहता है, तो सुन, मुझे नहीं पता आयशा वो कहाँ है। क्या मतलब? मतलब कि हम लोग किसी से उसकी बात नहीं हो रही है। उसका घर बंद है कई हफ्तों से, अंदर कोई हलचल नहीं। आयशा की सांसें अटकती है। उसने अवनी से भी कोई संपर्क नहीं किया। विवेक नाम में सिर हिलाता है। अवनी ने भी कहा, माया अब खुद से ही मिलना चाहती है शायद, क्योंकि ना वो अवनी के कॉल उठा रही है, ना उसके टेक्स्ट को रिस्पॉन्स कर रही है। पर क्यों? क्या मैंने? विवेक उसकी तरफ देखता है। पता नहीं आयशा, शायद तूने देर कर दी, शायद उसने थक कर दरवाजे बंद कर लिए। पर उसका कोई संदेश, कोई किताब, कुछ? विवेक हल्के से मुस्कुराता है। लेखिकाओं की बस अपनी एक इतनी ही पहचान होती है कि वो कुछ न कुछ लिखती जरूर है। मैंने सुना है कि उसकी कोई नई किताब आने वाली है, अन कहा। और आयशा गहराई से, जैसे खुद से कह रही हो, अन कहा, हाँ, और लगता है ये किताब बेहद सोच समझ कर लिखी गई है। आयशा की आंखें भरने लगती है। क्या सच में इतना कुछ छूट गया विवेक? विवेक गंभीर होता है। छूटता वही है जो वक्त पर थामा ना जाए। पर तूने देर तो कर दी थी आयशा। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तू पछताएगी। अब क्या करूं विवेक? अब बस इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने भी इंतजार ही किया था, तुझे भी इंतजार करना चाहिए।
बिछड़ते हुए शब्दों में। अगर उसकी कहानी अभी अधूरी है तो ट्रस्ट मी आयशा, वो लौटेगी ज़रूर। और अगर उसकी कहानी पूरी हो गई होगी तो तब भी कुछ हमेशा अधूरा बचेगा तुझ में ज़रूर। चुप्पी छा जाती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा विवेक। नहीं आयशा, उसने हमेशा कहा, उसने हमेशा दिखाया, बस तू ही नहीं समझ पाई। विवेक उठता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। प्यार सिर्फ शब्द नहीं होता, कभी कभी वो एक अनकहा किताब होता है जिसे समझने के लिए वक्त भी चाहिए, दिल भी चाहिए और तड़प भी चाहिए। तेरे पास अब तीनों है। वो जाते जाते मुड़ता है। अब बस दुआ कर कि किताब सिर्फ अंत ना हो, शायद उसमें फिर से शुरुआत भी छिपी हो। और इसके साथ ही वो उठकर वहां से चला जाता है। आयशा अपने काम में मगन थी, लेकिन उस काम के बीच भी उसकी नजरें जैसे किसी को ढूंढती हुई थी, जैसे उसकी सांसें किसी को पुकारती रहती थी। उस रात शहर नींद में था, लेकिन आयशा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बाहर हल्की फुहारें पड़ रही थी, खिड़की से टकराती पानी की बूंदें किसी अधूरी चिट्ठी जैसी लग रही थी। हर बूंद में कुछ अनकहा, हर टपकन में कोई बात जो रह गई हो कहे जाने से। वो चुपचाप घर लौटी थी, थकी हुई चाल, भारी सांसें, बिखरे सवाल जो कई दिनों से उसके मन की चौखट पर बैठे थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कमरे की दीवार भी जैसे उसे रोक नहीं पा रही थी, कुछ भीतर खिंच रहा था, किसी अनकहे शब्द की तरह, किसी पुराने स्पर्श की स्मृतियों की तरह। टेबल पर वही किताब जैसी आकृति रखी थी, माया की दी हुई अधूरी बिना टाइटल वाली किताब। कई बार उसने पढ़ा था उसे, कई बार बिना समझे वापस बंद भी कर दिया था। लेकिन आज कुछ बदल गया था। उसने किताब को खोला, पन्ने बुझे बुझे से थे, जैसे उसकी सांसें भी थमी हो। वो पहली बार नहीं था जब वो किताब के शब्दों में डूबी थी, लेकिन आज उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो हमेशा वहां था पर उसने कभी देखा नहीं। और तभी उसे याद आया कि माया ने कहा था कि वो जिससे भी मोहब्बत करेगी उससे बिना टाइटल वाली एक किताब जैसी आकृति देगी, जिसमें शब्द बहुत होंगे लेकिन उस किताब का कोई सरनेम नहीं होगा, कोई टाइटल नहीं होगा। माया ने उसे ये किताब देते हुए कहा था, ये किताब मैंने लिखी नहीं है, ये बस मैंने जिया है। और इसका टाइटल नहीं रखा गया मुझसे। जैसे उसे समझ आया कि कितनी बड़ी गलती की थी उसने, कितनी बड़ी तबाही लेकर आई थी वो। इतनी आसानी से कैसे सब कुछ छोड़ दिया था उसने वो किताब उठाई, न शीर्षक न लेखक, बस स्याही की खामोशियां। उसने किताबों को थामते ही महसूस किया जैसे कई सालों पुरानी धड़कन वापस लौट आई हो आज। पहला पन्ना एक कोरा कागज और दूसरा एक वाक्य। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस इतनी सी तसल्ली चाहते हैं कि उनकी जगह तुम्हारे दिल में हो। तीसरे पन्ने पर एक कविता, मैंने तुम्हें देखा बिना चाह के और चाहने लगी, फिर तुम रही पास नाम से परे और मैं रही तुझ में बेआवाज। और फिर हर पन्ने पे कोई न कोई टुकड़ा, माया की याद का, उसकी बेचैनी का, उसके इंतजार का, उसके डर का और इंटरव्यू के बाद की हर एक परिस्थिति। जैसे माया सहगल आयशा के जाने के बाद हर दिन आयशा को ही उस पन्ने में उकारा करती थी। कई जिक्र थे लेकिन आयशा का नाम कहीं नहीं था। लेकिन हर शब्द जैसे सीधे उसकी आत्मा से उठता था।
वो जमी पर बैठ गई, किताब गोद में रखकर पढ़ती रही देर तक, पन्ना दर पन्ना, हर शब्द जैसे एक बीते पल की चीख हो, हर कविता जैसे उन खामोश रातों की डायरी हो जो माया ने अकेली जी थी, आयशा के लिए, आयशा के साथ। और फिर वो पन्ना आया जिस पर सिर्फ ये लिखा था कि मैं तुझसे कैसे कहती कि जब तू मेरी आंखों के सामने होती मैं खुद को भूल जाती हूँ। तुम मेरी सबसे लंबी चुप्पी हो जिसे मैंने शब्दों से नहीं सांसों से जिया है। आयशा का गला भर रहा था, एक सिरन सी दौड़ गई रगों में, किताब को अपने सीने से लगा लिया जैसे भूली हुई धड़कन अचानक पहचान में आ गई हो। माया उससे मोहब्बत करती थी। माया ने इंटरव्यू के आखिरी दिन आयशा को वो तोहफा दिया था। उसे आज तक यकीन नहीं हुआ। बिना टाइटल की किताब, यही तो था माया का इकरार। कितना आसान था उसे पढ़ पाना। अगर वो जानती होती तो माया का हर अधूरा वाक्य सिर्फ उसी से पूरा होता। कमरे में हल्की रोशनी, आयशा खुद से, अपनी सोच से और धड़कनों से बातें करती है। माया, तुमने सब कुछ कह दिया था और मैं सुन ही नहीं पाई। तुमने एक अधूरी किताब दी ताकि मैं उसमें खुद को देख सकूं, और मैं सिर्फ शब्दों को देखती रही, कहानी ढूंढती रही, जबकि कहानी तो मैं ही थी, किरदार भी मैं ही थी। वो पन्ने को उलटती रही जैसे किसी की उंगलियों के निशान ढूंढ रही हो। हर किरदार में मैं थी, हर चुप्पी में तुम। वो लड़की जो कभी बोलती नहीं पर उसकी आंखें सवाल करती है, वो मैं ही तो थी। और वो औरत जो सब कुछ जानती है पर कुछ नहीं कहती, वो तुमने मेरी आंखों में खुद को पढ़ लिया, और मैंने तुम्हारी खामोशी में कभी सुना ही नहीं खुद को। एक लंबा सन्नाटा, फिर उसकी आवाज टूटती है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला माया, मोहब्बत कभी लौट के नहीं आती। वो कहीं भीतर घर बना लेती है और वहीं रह जाती है, और बस हम उसमें जीते रहते हैं। वो किताब को फिर से पलटती है जहां आखिरी पन्ने पर एक कोरा हिस्सा है। ये खाली पन्ना क्या तुमने मेरे लिए छोड़ा था? क्या चाहती थी कि मैं इसका टाइटल दूं? क्या मैं तुम्हारी अधूरी किताब का आखिरी शब्द हूं माया? वो कलम उठाती है, कांपते हाथों से किताब के आखिरी सफ़े पर कुछ लिखती है और धीरे से फुसफुसाती है, माया प्रेम। सिर्फ यही टाइटल चाहिए था इस किताब को, क्योंकि मोहब्बत का नाम वही होता है जिससे तुमने जिया हो, लिखा नहीं। भीतर की आवाज जिसे सिर्फ वो सुनती है। प्यार अगर कह दिया जाए तो शब्द बन जाता है, और जी लिया जाए तो माया। एक ऐसी माया जिससे छूटना नामुमकिन सा है। उस रात पहली बार आयशा रोई नहीं। उसने खुद को पाया था माया की नजरों से। उसने जाना था कि बिना टाइटल की किताब भी एक पूरा इकरार होती है, बस पढ़ने वाले को समझना आना चाहिए। और इसी के साथ पूरी रात वो उस किताब को अपने सीने से लगाए लेटी रही, और लेटे लेटे कब उसकी आंखें लग गई उसे खुद को भी पता नहीं चला। समय यूं ही बीता। हर दिन एक नई रोशनी निभा रही थी, एक नई ऊर्जा सजा रही थी। लेकिन इन सब के बीच आयशा जैसे अपनी ही दुनिया में मगन थी। हाँ, अब वो उदास नहीं होती थी, अब वो मुस्कुराने लगी थी, अब वो जीने लगी थी, अब वो अपने काम के प्रति फिर से समर्पित हो गई थी। हालांकि इंतजार अब भी था। विवेक उसकी तरफ देखता, मुस्कुराता, खुश होता। कहा था ना मैंने, एक दिन तू भी मेरी तरह बन जाएगी।
बन गई ना मजनू, आ गई ना उसी तरह जैसे मैं जीता था, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता, लेकिन इंतजार में डूबा। और आयशा उसकी तरफ आंखें दिखाकर कहती थी, हाँ लेकिन फिर भी मैं तेरी तरह मजनू नहीं हूँ। मुझे अगर मेरा साथी मिला तो मैं इस बार तो उसे जाने नहीं दूंगी। हाँ तो फिर मैं कौन सा जाने दे रहा हूँ? तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? और दोनों हंसते हैं। ऑफिस में अब आयशा के कई दोस्त थे। ऑफिस में अब वो अकेली नहीं रहती थी। अकेलापन जैसे उसके हिस्से था ही नहीं, वो बस साथ थी माया के। माया जो अब उसके दिल में थी, माया जो अब उसे महसूस होती थी हर जगह, बस उसके सामने नजर नहीं आती थी। कुछ दिन इसी तरह बीते थे और अचानक एक रात पूरे सन्नाटे के साथ शहर पर उतर आई थी। बाहर हवा में हल्की सी ठंडक जो मौसम के बदले मिजाज की गवाही दे रही थी। आयशा की खिड़की के पर्दे हौले से हिल रहे थे, जैसे कोई भूली हुई याद लौटकर दरवाजा खटखटा रही हो। वो अपने कमरे में किताब के पन्ने पलट रही थी, मगर ध्यान उन शब्दों में नहीं था। माया की अनुपस्थिति ने उसके भीतर एक शून्य भर दिया था, और अब उस शून्य से हर समय गूंजती थी शब्द, आवाज, खामोशियां और अधूरे वाक्य। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने सुना था, और थोड़ी देर के बाद चलता हुआ विवेक उसके कमरे में आता है। ओए, क्या कर रही है हीरोइन? और आयशा उसकी तरफ पलटती है। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तेरा मजनू तेरे दरवाजे पर खड़ा है। वही चिर परिचित आवाज, वही मस्ती, वही अपनापन। विवेक विवेक उसके सामने खड़ा था, उसका सबसे अजीज मित्र, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए मुस्कुराता हुआ, और डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो उसके बिस्तर पर बैठ गया। ये क्या? ये खा जल्दी। लेकिन है क्या? मिठाई है भाई, और मिठाई में क्यों खाऊं बिना किसी रीजन के? है रीजन भी दे रहा हूँ, लेकिन खा तो, पहले रीजन बता। रीजन ये है कि मैं शादी कर रहा हूँ। आयशा एक पल को सन्न रह गई। व्हाट? उसकी आवाज जैसे अचानक ही कमरे में गूंज गई थी। कब? किससे? विवेक मुस्कुराया, आंखों में एक ठहराव था। किससे मतलब? अवनी से। और कब? शादी तो नहीं, लेकिन हाँ 6 दिन के बाद एंगेजमेंट तो पक्की है। मतलब मान गई वो? हाँ, और उसके मम्मी पापा ने सगाई की तारीख भी तय कर दी। और फिर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। मतलब मेरा डफर मना लिया अवनी को? क्या बात है! लेकिन कैसे? वो तो इतनी सेंसिबल लगती है, तुझ में क्या देख लिया उसने? मुझ में बस इतना देखा कि मैं बहुत फनी हूँ, और वो सो बोली कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। विवेक ओके बाबा, सच में मान गई। उसके मम्मी पापा को ही मना लिया है मैंने। अच्छा, तो 6 दिन के बाद एंगेजमेंट की डेट है? जी, और बैंकेट हॉल में है, और आपको तो पहुंचना ही पहुंचना है मैडम। ऑफ कोर्स मैं आऊँगी, ये कोई कहने वाली बात है? आखिर मेरे मजनू के इंतज़ार का फल उसे मिला है, जाना तो बनता है मेरा। हाँ लेकिन मिठाई तो खा। बाद में खाऊंगी। बाद में नहीं, अभी। और इतना कहकर विवेक उसे मिठाई खिलाता है। अच्छा, और एंगेजमेंट तो ठीक है, शादी के लिए कितना इंतज़ार करना होगा तुझे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। जैसे ही उसका बेटा अपने दादा दादी के पास से आ जाए तो फिर शादी। आयशा के भौहें सिकुड़ गए। बेटा? उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। हाँ, एक बेटा है उसका 10 साल का। कुछ पल की चुप्पी छा गई थी। और तू फिर भी उससे मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है? विवेक की मुस्कुराहट अब गहराई में बदल चुकी थी। उसके बिस्तर पर उसके कांधे पर हाथ रखते हुए तेजी से लेटता हुआ उसने इतना ही कहा, क्यों? बच्चे होने के बाद कोई मोहब्बत या शादी के लायक नहीं रह जाता क्या? नहीं, आई मीन ऐसा कुछ नहीं है, बस पता नहीं, देखकर कभी अपनी को लगा नहीं था। हाँ, देखकर तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन सच है
कि उसका 10 साल का बेटा है। वैसे वो खूबसूरत इतनी है कि लगना मुश्किल है, लेकिन क्या करे, उसके मुताबिक उसकी शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी। और जैसे ही उसे अपना 18वां उम्र पूरा किया, उसके पापा ने उसकी शादी एक अमीर रईस ज़्यादा से कर दी, ये सोच के कि उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। क्या बात है, मानना पड़ेगा यार तुझे, तू तो सच्चा मजनू निकला। आयशा हंसते हुए कहती है और मिठाई खाती है। तो तू तो सच में इंस्पिरेशन है यार। ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी को समझो और कोई तुम्हें समझे। रिश्तों में बस इतनी गहराई काफ़ी होती है। वैसे उसका बेटा वो तुझे पसंद करता है? आई मीन तुम दोनों की कंपैटिबिलिटी। ओए, इतना भी नकारा नहीं हूँ मैं, फेवरेट हूँ मैं उसका। आयशा मुस्कुराते हुए बस विवेक को देख रही थी। मुबारक हो मेरे यार, तू काबिल था इस दिन के। लंबे इंतज़ार के बाद तुझे तेरी मोहब्बत मिली, मानना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए तुझे सल्यूट करती हूँ। तो तू आएगी ना? ज़रूर आऊँगी, बिना किसी बहाने के। ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ, और आंटी को लेकर आना है। आंटी को नहीं लेकर आना है, ठीक है? तू लेकर मत आइयो, मैं उन्हें लेने खुद आ जाऊँगा। अच्छा, बड़ा तुझे आंटी पर प्यार आ रहा है। हाँ, क्योंकि वही मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती है इस घर में। वैसे एक बात पूछूं? आयशा ने उसे घूरते हुए कहा। जानता था कि तेरे मन में सवाल होगा, पूछ। तेरी और अवनी की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? विवेक जैसे उस पल उस सवाल में डूब गया। उसकी मुस्कान अब गवाही दे रही थी कि कोई पुरानी याद उसके ज़हन में उतर आई हो। बड़ी लंबी कहानी है यारा। कोई बात नहीं, मेरे पास सारी रात पड़ी है, तो तू मुझे कहानी सुना सकता है। बताना यार। ठीक है, तो फिर सुन, लेकिन उससे पहले एक कप चाय मिलेगी। आयशा उसे घूरती और बोलती, अभी लेकर आती हूँ। और इसके बाद वो नीचे जाती है। देखा तो आंटी 2 कप चाय बनाकर सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी। वो आंटी के गले लगती है, हाथ से ट्रे लेती है और जल्दी से छत पर आती है। अपने कमरे में आते साथ उसने चाय विवेक को दी और विवेक कहता है, आंटी बना रही थी ना, मुझे पता था, तभी तो मैं उन्हें लेने आऊँगा। नहीं बाबा, मैं लेकर आऊँगी उन्हें। और इतना कहकर वो उससे पूछती, अब बता। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक रात तेज आंधी तूफान में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे वहाँ कवरेज के लिए भेजा गया। जब वहाँ पहुँचा तो अफरा तफरी मची थी। लोग जख्मी थे, कुछ मर भी चुके थे। कैमरा रोल कर ही रहा था। मैं भी रिपोर्टिंग में जुटा था, लेकिन तभी मेरी नज़र एक हाथ पर पड़ी, बस के पीछे से। वो शायद हाथ बार बार बस को धक्का दे रही थी। मैं दौड़ा उसकी तरफ। देखा एक औरत खून से लथपथ, लेकिन वो अपने 3 साल के बच्चे को कसकर थामे उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने तेजी से कैमरा बंद करवाया। हम दोनों ने मिलकर उसे उठाया और उसे लेकर एम्बुलेंस की तरफ ही बढ़ रहे थे कि उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बस इतना कहा कि प्लीज़ मुझे एम्बुलेंस में नहीं जाना, लेट हो जाऊंगी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। खुद खून से लथपथ थी वो, लेकिन बेटे को संभाले हुए थी, कलेजे से लगाए हुए उसे पुचकार रही थी। हम एम्बुलेंस की जगह मेरे कार में बैठे। मैंने कैमरामैन से कहा कि वो बस फुटेज लेकर ऑफिस चला जाए, और रास्ते में बस मैं उसे उसकी मंजिल की तरफ छोड़ने के लिए निकल पड़ा था। हॉस्पिटल बहुत दूर थी वहाँ से। रास्ते पर वो बस अपने बेहोश पड़े बच्चे को पुचकारती रही, दिलासा देती रही, कहानी सुनाती रही, जैसे उसका बच्चा अभी उसकी कहानी से जग पड़ेगा। वो खुद इतनी जख्मी थी, फिर भी उसके अंदर कमाल की हिम्मत थी। आयशा, हम हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर उसके बेटे का इलाज करने लगे और वो बाहर खड़ी रही। मैंने उससे कहा भी कि आप इलाज करवा लीजिए, काफ़ी चोट आई है आपको, लेकिन उसने नाम ऐसे रिला दिया और टस से मस नहीं हुई। 8 घंटे तक उसका बच्चा बेहोश रहा था उस रात।
और वो 8 घंटे तक वहीं पर खड़ी रही। और जब उसके बेटे को होश आया ना आयशा, वही औरत अचानक से जो इतनी सख्त थी, इतनी पत्थर दिल की उसे अपनी चोट तक महसूस नहीं हो रही थी, बच्चा बन गई थी। मुस्कुराते हुए, डर छुपाते हुए, अपने दर्द से लड़ते हुए वो अपने बेटे को ऐसी उल जुलूल बातें बता रही थी, मुस्कुरा रही थी, सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए। और जैसे ही उसके बेटे ने मुस्कुराहट दी, उसके अंदर जैसे सब कुछ शांत हो गया, खुश हो गया था। उसके बाद मैंने उसके बेटे से बात की। मैंने उसे कहा कि अपनी मम्मी से कहो कि पट्टी करवा ले। और उस औरत ने उसी पर जैसे ही उसके बेटे ने कहा बात मान ली। बैठे बैठे हंसते हंसते उसके सामने ही पट्टी कराई, बिना सिकवा के, और वहीं मैं ठहर गया था। 2 दिन उसका बेटा हॉस्पिटल में रहा और उन 2 दिनों में मुझे पता चला कि वो एक तलाकशुदा महिला है। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद जब उन्हें छोड़ने उनके घर गया तो जैसे मैंने अपना सब कुछ उस औरत के पास ही छोड़ दिया। वो अपने मम्मी पापा के घर गई थी। उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, वो मेरे से बहुत घुल मिल गया था। और उसकी हिम्मत, उसकी ममता, उसका दुलार प्यार और अपने मम्मी पापा के सामने उसकी खड़े होने की ताकत, सबने मेरे अंदर जैसे कुछ उस औरत के लिए ही छोड़ कर रख दी। आज भी नहीं पता मुझे कि मैंने उसमें क्या देखा, क्या समझा। बस इतना समझता हूँ कि उसका हर चेहरा अच्छा लगता है, उसका मुस्कुराना, उसका चुप रहना, उसका अकेले बैठना, सब कुछ, उसका मेरे साथ होना, ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। मैं कभी थक नहीं सकता उसके साथ, और बस इतना ही तो काफ़ी होता है ना जीने के लिए। विवेक उसकी तरफ देखता है, आयशा बस उसे एकटक देखती रही। उसका दोस्त जो हमेशा हंसी मजाक की दुनिया में जीता था, आज प्रेम का वो रूप जी चुका था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसके दोनों कंधे को पकड़ा, मुस्कुराई और एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, तू प्रेम के इस रूप को जी रहा है जिसे देखकर सिर झुक जाए। हैट्स ऑफ यार, सच में हैट्स ऑफ। वो चुपचाप उसके गले लग गई। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में एक श्रद्धा थी, प्रेम की, एक दोस्त की और एक प्रेमी की। उस रात आयशा को पहली बार लगा कि सच्चा प्रेम पाने से पहले नहीं, किसी के लिए ठहर जाने में ज़्यादा खूबसूरत होता है। और उसी ठहर में, उसी इंतज़ार में जैसे विवेक ने बड़ी आसानी से 7 साल गुजार दिए थे। इतना आसान होता है इंतज़ार जब प्रेम का रूप कुछ इस तरह हो। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लवली सारा स्माइल करो, कर दो ना, इतो सा कर दो प्लीज प्लीज। हाय, गुड नाइट।